जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है सभी का बारी बारी से सोल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2022 का जो पेपर हुआ था उसका पेपर सोल्यूशन देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने कि बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? सोडियम डैश। यहाँ पर हाइपोक्लोराइड, बी है कार्बोनेट, सी है हाइड्रोक्साइड और डी है बाइकार्बोनेट। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बेकिंग सोडा का पूरा नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। तो खाने वाला सोडा के नाम से इसको जानते हैं। और एक होता है धोने वाला सोडा जिसका अणु सूत्र होता है Na2CO3.10H2O और उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है 65%, 85%, 78% और 73%। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 73%, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि पुरुष की कितना परसेंटेज है तो 82.14% है। 82.14% है जो कि पुरुष साक्षर है। और महिला की बात की जाए तो 65.46 है जो कि महिला साक्षर है। अगर बात की जाए पूरे भारत में कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो सबसे साक्षर राज्य है जिसमें परसेंटेज ज़्यादा है वो केरल का है और सबसे न्यूनतम साक्षरता परसेंटेज है वो बिहार का है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, शुद्ध लोकतंत्र को, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को और सामाजिक लोकतंत्र को। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने, अमेरिका की खोज किसने की? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? अमेरिका का खोज किसने की? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कोलंबस, बिल्कुल ही सही जवाब है। कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात की जाए कि भारत का, तो वास्को डी गामा के द्वारा भारत का खोज 1498 में किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वसंगता का एक प्रतिबंध नहीं है? भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा कोण और कोण भुजा कोण। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो त्रिभुज का सर्वांगसम होने का जो प्रतिबद्ध होता है इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी भुजा भुजा कोण, ये कोई त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए कोई ये मेथड नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर दो त्रिभुज है यहाँ पर है, अगर इस भुजा के बराबर ये भुजा है, इस भुजा के बराबर ये भुजा है और ये भुजा के बराबर ये भुजा है, तो ये दोनों त्रिभुज है जो कि सर्वांगसम होगा। उसी प्रकार अगर भुजा कोण भुजा भी अगर बराबर होगा तो भी वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा और कोण भुजा कोण भी रहेगा तो सर्वांगसम होगा। यह भुजा भुजा कोण ये कोई मेथड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल होते थे? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, नाइदर द बॉयज नोर द टीचर डैश प्रेजेंट। जब भी नाइदर और नोर से सेंटेंस शुरू हो तो उसके लिए एक ट्रिक रहता है, एक मेथड रहता है। उसके साथ हमेशा जो नज़दीकी जो वर्ड रहता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्ब भरा जाता है। इसका जो पहले रहता है उसके अकॉर्डिंग नहीं। तो यहाँ पर जो सेकेंड सब्जेक्ट है द टीचर, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का चुनाव करेंगे। तो द टीचर यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पर सिंगुलर केवल इज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइदर द बॉयज और नोर द टीचर्स इज ए प्रजेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है NRI, MRI, CRI और FRI। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर 8वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है MRI, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि राजनीतिक दल आवश्यक है राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में और अधिनायक तंत्र में। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, राजनीतिक दल की आवश्यकता किसमें पड़ता है। तो 9वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी लोकतंत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया इसमें से कौन सा परितंत्र नहीं है, वन, नदी, रेगिस्तान और बगीचा। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर वन है जो कि ये प्राकृतिक होता है, जो भी आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा क्षेत्र में घने घने वन होंगे तो उसको वन ये प्राकृतिक होता है, ये मानव द्वारा लगाया गया नहीं रहता। जो नदी तैयार होता है ये भी प्राकृतिक नेचुरल रहता है, रेगिस्तान भी ये नेचुरल तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर जो बगीचा है जो कि मनुष्य के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, बहुत सारे पेड़ पौधा लगाकर उसको बगीचा का रूप ढाला जाता है। तो यहाँ पर जो परितंत्र है बगीचा ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानवीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश है जो कि तमिलनाडु को हराकर और विजय हजारे ट्रॉफी है जो कि जीता था। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स से चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो, इफ़ ही डैश वी वुड गो। जल्दी से बताइए यहाँ पर वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इफ़ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद से हम V2 का प्रयोग करेंगे। तो इफ़ ही केम वी वुड गो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि चूज द ऑप्शन डेट द क्लोसेट्स इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। क्लोसेट्स मतलब दिया गया है कि आपको साइनोनिम्स बताना है, सबसे उसका क्लोज हो अर्थ में। यहाँ पर प्रोटेक्ट है, प्रोटेस्ट है जो कि वर्ड है, इसका साइनोनिम्स आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना, इसका सही हो जाएगा, क्लोज मीनिंग हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, यानी आपत्ति जताना या विरोध करना, इसका हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी साइरस ए से पूनावाला, बिल्कुल ही सही जवाब है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबे का, एल्युमिनियम का। जल्दी से बताइए यहाँ पर विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा इसका खोज किया गया, आविष्कार इसका किया गया। और विद्युत हीटर का कुंडली किसका बना होता है। तो नाइक्रोम का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, मैथ से क्वेश्चन है यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति वर्ष से 1250 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर दिया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से प्रति वर्ष से
1250 को 2 वर्ष में 1800 होने में उसको ब्याज का दर क्या है, इसका ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम 1250 लिख लेंगे। 1250 है जो कि मूलधन है, 1250 मूलधन है, या ये 1800 क्या है, तो ये मिश्रधन है, यानी इसमें ब्याज भी जुटा है। तो यहाँ पर हम रूट में इसको कर देंगे। रूट में इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष का है, अगर यहाँ पर 3 वर्ष करता तो यहाँ पर क्यू कर देते इसका। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कट करेंगे तो कितना, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको कट करेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 125 और ये कटेगा 36 से 25 हो जाता है 180। अब देखिए रूट में कितना बचा है, तो रूट में ऊपर है 36 और नीचे है कितना 25, और रूट से इसको बाहर करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 क्या है, तो 6 एक मिश्रधन है, और 5 क्या है, तो ये एक मूलधन है। अब देखिए 5 यहाँ पर मूलधन था, अब 6 हो गया है, यानी इसको कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, तो 1। अभी 5 पर 1 का ब्याज निकाल देंगे। परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 20 × 100। तो यहाँ पर परसेंटेज निकल के कितना आ गया, 20%। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो बेचा गया है यानी विक्रय मूल्य दिया गया है, और इसका छूट दिया गया है यानी 12% का छूट दिया गया है। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 308 क्या है, तो ये विक्रय मूल्य है, और इस पर कितने % का छूट मिला है, तो ये 308 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 12% का, यानी 100 का वस्तु कितने में बेचा गया होगा, तो 88 में, यानी यहाँ पर 12 का डिस्काउंट किया गया है, तो 100 से 12 माइनस करेंगे तो 88। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 350 निकल कर आएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए ये हो गया 44, 2 से काटेंगे, और ये हो गया कितना 15, और ये हो गया 4। फिर इसको ये कितना हो गया, तो ये 22 हो गया, और एक इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 दूना 14, और 7 दूना 14 हो गया। उसके बाद फिर 7 दूना 14, इसका फिर अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो गया, और 11 ये 2 से काटते हैं तो यहाँ पर ये 2 हो गया, 11 दूना 22 और 11 7 77। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 और 7 × 5 = 35 यानी 350 यहाँ पर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि तारापुर केंद्र है तापीय शक्ति का, आणविक शक्ति का, पवन शक्ति का और सौर शक्ति का। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आणविक शक्ति का, बिल्कुल ही सही जवाब है। तारापुर केंद्र ये कहाँ पर है, तो तारापुर केंद्र है जो कि महाराष्ट्र में है, और यह एक व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसका स्थापना 1969 में किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि लीलाधर जगूरी द्वारा रचित कविता इनमें से कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मेरा ईश्वर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आपके सामने, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों का योग के बराबर है तो वह त्रिभुज अवश्य है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज है और इसका मध्य वाला कितना है, तो 90 है, और ये के कितना हो जाएगा 45, और ये वाला हो जाएगा 45, और फिर ये नीचे वाला हो जाएगा भी 45। तो यहाँ पर देखिए 45 45 90 यानी दो कोणों का योग बीच वाले यानी एक के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर अवश्य पूछा है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं तो ये अधिकोण भी त्रिभुज हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी स्टाफ कौन थे, यानी भारत के प्रथम CDS से पूछा गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का प्रथम CDS कौन थे।
तो जनरल बिपिन रावत थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सा है? सूखी नदी का पुल, लाल पान के बेगम, दो बैल की कथा और उसने कहा था। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लाल पान की बेगम बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में और पेरिस में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं न्यूयॉर्क बिल्कुल ही सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। जब इसका स्थापना हुआ उस समय इसमें टोटल 51 सदस्य थे। याद रखिएगा, जब इसका स्थापना हुआ उस टाइम इसमें टोटल कितना सदस्य थे? तो 51 सदस्य थे। वर्तमान समय में इसमें टोटल कितना सदस्य है? तो 193 सदस्य है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यदि x1 x2 यानी xn n तक ले यहाँ पर जाना है का माध्य अगर x है डैश यानी माध्य को सूचित करते हैं x डैश से, फिर y1 y2 को n तक गया है और इसका माध्य है y डैश दिया गया है। तो यहाँ पर x1 x2 डैश और n तक गया है। फिर यहाँ पर ये मतलब इतना को मान लीजिए कि ये पहला संख्या है और इतना को मान लीजिए कि ये दूसरा संख्या, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो ये पहला संख्या का माध्य कितना दिया गया है? तो यहाँ पर x डैश है और दूसरा का माध्य कितना दिया गया है? तो y डैश। तो ये अगर दो शब्दों का माध्य ज्ञात करना हो, अगर जैसे कि एक संख्या यहाँ पर 3 है और दूसरा यहाँ पर 5 है, अगर दोनों का माध्य ज्ञात करना हो तो दोनों को ऐड करके और हम इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो इससे उसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों को, इसका मान तो x डैश हो गया, फिर इसका मान y डैश हो गया, इस दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में और मोनोसाइट में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। और सामान्य रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक इसका सामान्य पीएच मान होता है। और श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह संक्रमण से तथा शरीर को रक्षा करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द फिल द इन द ब्लैंक्स इज द रूल्स अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ इट्स। बताइए यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी टू यानी इज द रूल अप्लीकेबल और टू ऑल ऑफ इट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा और ये सभी। मतलब यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी वायु के भी द्वारा होता है, जल के भी द्वारा होता है और कीट के माध्यम से भी होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर विद्युत जनित्र का बात किया जा रहा है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी जो विद्युत जनित्र होता है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात की जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, तो जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जो बैटरी होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है विद्युत ऋणात्मक श्रेणी के लिए, परमाणु आयतन आलेख के लिए, तत्वों का आवर्त सारणी के लिए, रेडियोधर्मी श्रेणी के लिए। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी तैयार किया गया था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोसले के द्वारा तैयार किया गया है जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी तैयार किया गया था उस टाइम टोटल कितना ज्ञात तत्व था, तो 63 था। और जो आवर्त सारणी था उसमें क्षैतिज जो था यानी आवर्त की संख्या टोटल 7 था, और वर्गों की संख्या जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा जो होता है ऊर्ध्वाधर उसका संख्या टोटल 9 था, यानी कॉलम की संख्या 9 था और आवर्त की संख्या टोटल 7 था। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने। चूज द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी यहाँ पर ही स्पीक्स से हिंदी। यहाँ पर ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव से आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। जल्दी से इसको कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है। यहाँ पर देखिए ये तो प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी 4 भाग होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके लिए जो हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है न्यू सब्जेक्ट के रूप में हिंदी आ जाएगा। तो देखिए सब में हिंदी है। न्यू सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार सिंगुलर या प्लुरल का प्रयोग किया जाता है, यानी ईज आर एम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर ईज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर वाज दिया गया, ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद से फिर V3 का प्रयोग किया जाता है, तो V3 के रूप में यहाँ पर स्पोकन दोनों में है, तो सही हो गया। फिर V3 के बाद से वहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई भी है। उसके बाद से न्यू ऑब्जेक्ट डाला जाता है, तो न्यू ऑब्जेक्ट जो रहता है ऑब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो हिम हो जाएगा। यहाँ पर ही का ही दे दिया, इसलिए यह गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 30वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, यानी उस टाइम के ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अवधेश नारायण सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। 1845 में, 1914 में, 1714 में, 1945 में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था, और कब समाप्त हुआ था, तो 1918 ईस्वी में ये समाप्त हो गया। वर्साय के संधि के उपरांत ये समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद वर्साय का संधि हुआ था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था ये 1939 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया था। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। काले जो पद प्रतीक है उसका अर्थ आपको बताना है कि यहाँ किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। जो यहाँ पर काले पद प्रतीक है यानी जो समुद्र काले अक्षर में दिया गया है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। सूर्य के लिए, शासक के लिए, साहित्य के लिए और समाज के लिए। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर
डी के साथ जा रहे हैं, यानी समाज बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर समुद्र है जो कि समाज के लिए प्रयोग किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ये सभी यानी खाद्य उपलब्धता होना चाहिए, खाद्य की पहुंच होना चाहिए और खाद्य की सामर्थ्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकी का जो प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप कर लेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।